हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को इसी तरीके से आप देखते रहें। आपका यही सपोर्ट सब्सक्राइब करके जो आपने हमें दिया है, ये हमें आगे वीडियोस डालने के लिए प्रेरणा देता है। चलिए, तो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर दो तरीके के हमने देखे थे डिफ्रैक्शन के टाइप्स। तो हमारे सिलेबस में AKTU की अगर हम बात करें तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा भी कि जो उनकी प्रॉब्लम रहती है सबसे ज्यादा वो है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, अगर आप डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो हम आज उसी कंसेप्ट को, जो फ्राउनहोफर ने कंसेप्ट लिया था सिंगल स्लिट की डिफ्रैक्शन का, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके का कंसेप्ट है। तो आइए समझ लेते हैं कि उन्होंने सिंगल स्लिट का कैसे यूज किया था डिफ्रैक्शन के पैटर्न को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले सिंगल स्लिट क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिटेल में भी बता चुके हैं। यंग डबल स्लिट जब हमने बताया था तो एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूं ब्रीफ में। स्लिट का मीन्स एक स्पेस, ट्रांसपेरेंट स्पेस जहां से लाइट बाहर निकल सकती है। कि अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन में मैं यहां पर एक स्पेसिंग कर दूं, पिन होल कर दूं, तो यहां से लाइट बाहर जा सकती है। तो ये जो जहां से जिस एरिया से लाइट बाहर जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट। तो इस स्लिट का हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो हम इससे पहले टाइप जब हमने बताए थे तो उसमें डिफरेंस बताया था। फ्राउनहोफर ने एक लाइट सोर्स लिया था, कह सकते हैं S एक लाइट सोर्स लिया। ये लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक भी हो सकता है, पॉलीक्रोमेटिक भी हो सकता है, मल्टीपल व्हाइट लाइट सोर्स भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कैसा सोर्स ले रहे हो। व्हाइट सोर्स लेंगे तो पैटर्न पे मल्टीपल कलर्स मिलेंगे आपको। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लेंगे तो सिंगल कलर के डिफरेंट डार्क और लाइट कलर के फॉर्म में पैटर्न मिलते हैं। तो उन्होंने जो सोर्स लिया था, इस सोर्स से निकलने वाली लाइट अगर हम माने कि मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है और ये लाइट अगर जाती जाएगी आगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाएगी, बट उसी इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम कहीं पर बीच में इनफाइनाइट पर ही कोई अगर XY स्क्रीन रख दें, तो सपोज कि हमने यहां पर ये XY जो है स्क्रीन कंसिडर कर लिया है, जो कि किसी सोर्स से कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जब इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की हम बात करेंगे और वो स्क्रीन तक पहुंचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइट और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, वो फैल जाएगी। तो उसको वो फैलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। क्योंकि अब कॉन्वेक्स लेंस से भी इसकी दूरी काफी है, तो बीच में हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के बाद, जिससे कि हमें स्क्रीन पर भी वो पैटर्न्स मिल सके। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल कि अप्रोक्स यहां पर कोई लेंस इस तरीके से रखा हुआ है। ये लेंस किस पर्पज के लिए? जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर के आएगी वो स्क्रीन पर हमें मिल जाए। और यहां पर मान लेते हैं कि कोई स्लिट, सिंगल स्लिट रखी हुई है, इतनी डिस्टेंस में मान लेते हैं। और इस सिंगल स्लिट तक लाइट को पहुंचाने के लिए हमने एक और यहां पर लेंस का यूज किया हुआ है। तो अब होगा क्या इसमें कि लाइट रे इस तरीके से स्ट्रेट डायरेक्शन में यहां तक पहुंच रही है। कुछ लाइट इस तरीके से यहां पहुंचेंगी और कन्वर्जिंग लेंस इनको कन्वर्ज करके सिंगल स्लिट के दो पॉइंट, इनको कोई नाम दे देते हैं A एंड B। तो ये सिंगल स्लिट का पॉइंट है, एपर्चर, जहां से लाइट बाहर निकल सकती है। इन जगहों से ट्रांसमिशन नहीं हो रहा लाइट का, बट केवल यही पार्ट है जो ओपन है, तो लाइट रे पास होगी। तो ये स्लिट है, शार्प एजेस यहां पर है। तो इस शार्प एज पे क्या होगा,
अगर लाइट रे सीधी जाए, डिफ्रैक्शन ना हो इसमें, तो हम क्या देखते हैं कि लाइट रे कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से सेंटर पर, जिसको हम मान लेते हैं कि ये P0 पॉइंट है पैटर्न का, 0 पॉइंट, 0 ऑर्डर का पैटर्न जहां पे हमें मिलेगा सेंटर पर, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं। तो लाइट रे हमारी यहां से चल के यहां पहुंची, यहां से मल्टीपल जो लाइट्स हैं और भी डायरेक्शंस में जा रही होंगी। तो कन्वर्जिंग लेंस, इसको नाम देते हैं L1, इसको नाम देते हैं L2। तो दोनों कन्वर्जिंग लेंस का यूज क्या हो रहा है कि वो लाइट को फोकस कर रही है कि लाइट ज्यादा डिस्पर्स ना हो, फैले ना। अब यहां पर हम मानते हैं कि लाइट थीटा डिग्री से डिफ्रैक्ट हो जाती है। जितना यहां पर थीटा डिग्री से डिफ्रैक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, उतना ही थीटा डिग्री से यहां भी कंसीडर करते हैं। डिफ्रैक्शन के बहुत सारे एंगल्स होंगे, θ1, θ2, θ3, बहुत सारे होंगे। हमने यहां पर केवल एक एंगल, जिसको नाम दे दिया थीटा डिफ्रैक्शन का, वो मान लिया है। जब ये लेंस पे लाइट पहुंचेगी तो यहां पर भी फिर क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देगा लाइट को, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P1 पॉइंट। P1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर लाइट थीटा डिग्री से डिफ्रैक्ट होने के बाद कलेक्ट की जाएगी। P1 पैटर्न 1 जो डिफ्रैक्शन के बाद मिलेगा, और ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स हमें यहां पर इस स्क्रीन पर मिलते जाएंगे, θ1 से, θ2 से, इसके ऊपर और भी सिमिलर पैटर्न यहां पर हमें मिलेंगे। तो इसको अब हम डिटेल में थोड़ा सा और देखते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, इंटरफेरेंस की थ्योरी और डिफ्रैक्शन की थ्योरी। जब उसको हमको कैलकुलेशन करनी हो या कहें कि उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना हो, तो एक बात हमेशा याद रखनी होती है इस फिगर को समझने के लिए और डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। हमेशा याद रखें, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस ऑफ टू डिफ्रैक्टेड वेव। ए और बी से जो डिफ्रैक्ट हो रही है वेव, उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उधर इंटरफेरेंस में करते थे कि सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते थे, उससे हमें कंडीशन मिल जाती थी जिसको हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर्मूला जो हमने अचीव किया था उस पर रख देते थे। सिमिलरली यहां पर भी सबसे पहला स्टेप जो होगा मैथमेटिकल एनालिसिस करते समय, हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, या कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में फेज डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, फेज डिफरेंस को निकालना होता है। फेज डिफरेंस जब हमें मिल जाता है तो इससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम R से शो करते हैं। तो रिजल्टेंट कैपिटल R के फॉर्म में हमने यहां पर लिया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग निकालते हैं। रिजल्टेंट हमें जब मिल जाता है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इंटेंसिटी को निकालना, जो कि फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड हमने यहां पर लिया है R, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए R बहुत जरूरी। जैसे इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस से हम कंडीशंस को निकालते थे, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे ही डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी की इक्वेशन हमें चाहिए होती है डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा मिनिमा और जितने पैटर्न मिलते हैं, यानी कि सेंटर पे एक स्पेशली पैटर्न मिलता है जिसे हम सेंटर मैक्सिमा कहते हैं उसे। तो इसके बाद हम इसमें तीन चीजें और निकालते हैं, कह सकते हैं मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर सेंटर मैक्सिमा। दिस सेंटर मैक्सिमा इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसे प्रिंसिपल मैक्सिमा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आप इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए इन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। तो इस फ्रॉनहोफर थ्योरी में
जो सिंगल स्लिट की थ्योरी है उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, फिगर का एक्सप्लेनेशन क्या है ये मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। तो फ्राउनहोफर ने सबसे पहले एक सोर्स लिया, सोर्स से निकलने वाली लाइट को फोकस करने के लिए उन्होंने एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया, जिसकी हेल्प से वो लाइट किसी एक स्लिट पर, ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ पोर्शन ए और बी का, ये एक सिंगल स्लिट है। हम इसे सिंगल स्लिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही पिन होल है जहां से हम कह सकते हैं कि लाइट बाहर आ रही है। काफी जूम पिक्चर है इसलिए पिन होल कह सकते हैं, बहुत बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके 2 पॉइंट जो एजेस हैं, जो शार्प कॉर्नर्स हैं, उनको नाम दे दिया ए और बी। ए और बी से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है थीटा एंगल से, तो दोनों को हमने यहां पर शो करके बना दिया। अगेन हमने एक और लेंस 2 जो कि कन्वर्जिंग लेंस है उसका यूज किया, ताकि हमें स्क्रीन पर पैटर्न ऑब्टेन हो सके जो कि P1 पर हमें मिलेगा। अब इसमें पाथ डिफरेंस की जो हम लोग बात करते हैं, तो पाथ डिफरेंस जैसे इंटरफेरेंस में निकाला था, इसमें भी सेम इसी तरीके से निकालने के लिए 2 रे जो हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो रे है हमारे पास A से P1, दूसरी है B से P1। तो यहां पर ध्यान देना है कि हम एक नॉर्मल प्लेस कर देते हैं, तो इसको नाम दे सकते हैं आप, एन का ही नाम दे देता हूं, नॉर्मल एन। तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, और ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हमेशा याद रखें कि ये एंगल उतना ही बनेगा जितना यहां पर थीटा डिग्री है, तो यहां पर भी थीटा डिग्री का एंगल ही बनेगा। इस कंसेप्ट को अभी हम डिटेल में देखते हैं। यहां पर पहले बात करेंगे पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करें। तो पाथ डिफरेंस में देखिए ए से रे जा रही है और ये रे कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रही है। दूसरी रे, ये हमने नॉर्मल खींचा क्यों है, प्लेस क्यों किया है, इसलिए ताकि हमें ये पता लग सके कि इस एन पॉइंट के आगे जो पाथ ट्रेवल कर रही है दूसरी रे, जो 20 पॉइंट से डिफ्रैक्ट हुई है, तो वो एन के आगे, बियॉन्ड दीज पॉइंट्स ए एंड एन, इनके आगे ये हमेशा सेम पाथ ट्रेवल करेंगी। तो पाथ डिफरेंस इसका क्या होगा, 0। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस की अब जो बात करेंगे, तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस हमें क्या मिला, केवल बी एन। तो हमें जो पाथ डिफरेंस मिला यहां पर कह सकते हैं कि वो वैल्यू क्या है, बी एन। जब मैथमेटिकली इसको हम एक ट्रायंगल मान लें, ये डॉटेड लाइन अगर हम कह दें कि एक ट्रायंगल का शेप दे रही है, तो साइन थीटा की यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, तो हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, और इसको हम यहां पर नाम दे दें कुछ ए और बी की वैल्यू को स्मॉल ई। स्मॉल ई जो है ये क्या है, ये विड्थ मान लेते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट। तो यहां पर जो ए से बी तक की डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज स्लिट विड्थ, और ये हमने मान लिया कि ये कितनी है, ई। तो ये वैल्यू हो गई ई हमारे पास, और हमें चाहिए बी एन की वैल्यू। तो बी एन की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्मूले से हमें मिल रही है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो इट इज ई साइन थीटा। तो बी एन यानी कि पाथ डिफरेंस हमें यहां पर क्या मिलता है, ई साइन थीटा। तो ये याद रखना है कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके बाकी मैथमेटिकल पार्ट को हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसी पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन जानते हैं। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यहां से फेज आ जाएगा। फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम एन वाइब्रेशन थ्योरी का यूज करते हैं, जिसमें फॉर्मूला हम अलग से भी ड्राइव कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो उसमें वैल्यू डेल्टा की रख करके आर निकालते हैं। आर की वैल्यू को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वहां से हमें आर का स्क्वायर इंटेंसिटी की इक्वेशन दे देता है, और इंटेंसिटी की इक्वेशन मिलने के बाद मिनिमा, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का ये पार्ट आपको कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू, इतना ही रखता हूं।